तारीख थी 23 जून 2018। लड़कों का एक ग्रुप एक गुफा में घूमने जाता है, लेकिन अंदर जाते ही बारिश होना शुरू हो जाती है और इतनी तेजी से गुफा में पानी भरता है कि बच्चों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गुफा सीधी नहीं थी बल्कि उबड़ खाबड़ थी। इसलिए बच्चे 18 दिन तक इसी गुफा में फंसे रहते हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन गुफा की लोकेशन, पानी का भराव और घुप अंधेरा इस मिशन में भी रुकावट पैदा कर देता है, जिससे बच्चों को बाहर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या ये बच्चे बाहर निकल पाए या नहीं, इस मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू क्रिपिंग टेल्स, मैं हूं समीर एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट थाम लुआंग नांग केव। दोस्तों, रियल स्टोरी है थाई समाज के लिए फेमस थाईलैंड की, जहां चियांग राय प्रांत के माई साई जिले में थाम लुआंग नाम की गुफा मौजूद है, जिसे विजिट करने अक्सर लोग यहां पर आया करते थे। इसलिए 23 जून 2018 को थाईलैंड की वाइल्ड बोर्ड जूनियर फुटबॉल टीम ने इस गुफा में जाने का फैसला किया, क्योंकि आज एक टीम मेंबर का बर्थडे था। इस टीम में करीब 12 बच्चे थे, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच में थी। बर्थडे की खुशी में उन्होंने अपने 25 साल के असिस्टेंट कोच को भी साथ चलने के लिए कहा, जिसका नाम था एकापॉल चांटाओ। कोच के राजी होते ही सब लोग अपनी साइकिल से गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं और गुफा के एंट्रेंस पर ही अपनी साइकिल पार्क करते हैं। शूज, बैग यहीं रखकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस गुफा की लंबाई करीब 10 किलोमीटर की थी, जबकि रास्ता संकरा और खाई नुमा था, जिनसे होकर आगे बढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन फिर भी इस टीम ने इस खतरे को मोल लिया और गुफा की गहराइयों में चले गए, और यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। गुफा के अंदर घुसते ही बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ों के नीचे होने की वजह से गुफा में तेजी से पानी भरने लगा, जिससे बचने के लिए बच्चे गुफा के और अंदर चले गए और चलते चलते एंट्रेंस से करीब 4 किलोमीटर दूर पहुंच गए। वक्त के साथ न सिर्फ पानी बढ़ रहा था, बल्कि पेरेंट्स की फिक्र भी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को बताकर नहीं आए थे। जब रात का अंधेरा आसमान को अपनी गिरफ्त में लेने लगा और बच्चे घर नहीं आए, तो थक हार कर पेरेंट्स ने फुटबॉल टीम के हेड कोच नौपराट कांथाओं को कॉल किया, लेकिन उन्हें भी किसी का कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट कोच समेत कई बच्चों को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लगा। तब नौपराट ने एक दूसरे बच्चे को फोन किया जो इसी फुटबॉल टीम का मेंबर था, लेकिन वो केव में नहीं गया था, पर हाँ उसे केव ट्रिप की जानकारी थी। इसलिए उसने नौपराट को पूरी बात बता दी। यह सुनकर कोच से लेकर पेरेंट्स तक सब घबरा गए, क्योंकि मानसून की वजह से सरकार ने जुलाई से लेकर नवंबर तक केव को बंद करके रखा था, क्योंकि मानसून में गुफा में जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स हेड कोच को लेकर तुरंत ही गुफा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उन्हें एंट्रेंस पर तो बच्चों की साइकिल, बैग और शूज वगैरह दिख जाते हैं, लेकिन बच्चों का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता है। वो बच्चों को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता है। जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और गुफा में पानी भरता जा रहा था, इससे पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि उनके जो बच्चे हैं वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। इसलिए वो पार्क ऑफिशियल्स और पुलिस तक ये खबर पहुंचाते हैं और फिर ये केस सीनियर ऑफिसर्स तक भी पहुंच जाता है। अब क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस था, इसलिए तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के 10 केव डाइवर, 200 सोल्जर्स और 10,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाता है। क्योंकि लोकल पुलिस के पास केव सर्च का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए विदेशों से टीम को बुलाया जाता है, जिन्हें इतना तो क्लियर था कि बच्चे अंदर हैं, क्योंकि उनका सामान बाहर ही था। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि बच्चे इस घुटन भरी गुफा में जिंदा हैं या फिर नहीं, और अगर जिंदा हैं तो कब तक। एक तरफ बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश थी, तो दूसरी तरफ घनघोर बारिश, जो मानसून शुरू होने के साथ करीब 3 महीने तक अब जमकर बरसने वाली थी, जिससे गुफा में पानी तेजी से भरता जा रहा था। इसलिए बच्चों को जल्द से जल्द निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस मिशन में रेस्क्यू टीम समेत थाई नेवी सील्स को भी शामिल किया गया। गुफा के बाहर ही रेस्क्यू कैंप बनाया गया, जहां बच्चों को बचाने की तरकीबें बनाई जा रही थी। अब एक टीम को तैयार किया जाता है जो गुफा के अंदर जाती है और थोड़ी दूर का सफर तय करने के बाद वापस बाहर निकल आती है। टीम ने बताया कि उन्हें बच्चों के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, लेकिन बच्चों की कोई भी खैर खबर नहीं है। ये सुनकर पेरेंट्स की हालत और खराब हो गई, लेकिन टीम ने समझदारी और पेशेंस से काम लिया और अंदाजा लगाया कि बच्चे गुफा की गहराइयों में चले गए होंगे, जो कि सच भी था। इसी अंदाजे को यकीन बनाकर टीम दोबारा से गुफा के अंदर गई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा, मटमैला पानी और बारिश का शोर था। डाइव करने के लिए जगह बहुत कम थी, इसलिए थाई नेवी डाइवर्स आगे नहीं जा पाए, क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो बाहर निकल आए, जिससे पेरेंट्स की हिम्मत और टूटने लगी,
क्योंकि ना तो बच्चों की कोई खबर थी और ना ही टीम अंदर जा पा रही थी। और सबसे बड़ी मुसीबत थी गुफा में बढ़ता हुआ पानी, जिसे बाहर निकालने के लिए टीम ने पाइप्स और पंप्स का इस्तेमाल किया और करीब 10,000 पर आवर की स्पीड से पानी निकालने का जो काम था वो शुरू हो गया। लेकिन इसका भी एज सच कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि बारिश का पानी पहाड़ों से होते हुए तेजी से गुफा में भर रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नेवी एक्सपर्ट्स और वॉलंटियर्स अंदर गए और पानी के कुछ रास्तों को ब्लॉक कर दिया, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुका। पानी के बहाव की वजह से एंट्री पॉइंट में अंदर जाकर मिशन शुरू करना यह बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा था। इसलिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से केव के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट देखा गया जहां से अंदर घुसा जा सके। इतना ही नहीं, पहाड़ में ड्रिलिंग करके ड्रोन को अंदर भेजने का भी फैसला हुआ, जिससे बच्चों की जानकारी हाथ लग सकती थी। लेकिन अफसोस ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। एक तरफ तेज बारिश थी तो दूसरी तरफ गुफा का खाई नुमा रास्ता, जो गड्ढों की तरह ऊबड़ खाबड़ और ऊंचा नीचा था। इसलिए टीम का अंदर जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर की खोज की गई और इसी कड़ी में वेरनॉन अंसवर्थ का नाम सामने आया, जो 40 साल से केव डाइविंग कर रहे थे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि वो इस केव में कई बार आ चुके थे, इसलिए उन्हें अंदर जाने का रास्ता बहुत अच्छे से मालूम था। इसलिए वेरनॉन ही उम्मीद की किरण बनकर सामने आए और हिम्मत करके जब वो केव के अंदर गए तो टेढ़े मेढ़े रास्ते और पानी भराव ने उन्हें भी आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी और वो कुछ दूर चलकर ही वापस निकल आए। उन्हें समझ में आ गया था कि बॉस, ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। इसलिए वेरनॉन ने थाई गवर्नमेंट से कहा कि उन्हें ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो केव डाइविंग में माहिर होते हैं। सरकार ने भी वेरनॉन की बात सुनी, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन साबित हुआ था। और देखते ही देखते 1, फिर 2, फिर 3 और 4 दिन गुजर गए थे। वक्त बढ़ने के साथ जो खतरा था वो बढ़ता जा रहा था और अब ये केव रेस्क्यू नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गई थी। दुनिया भर की नजर इस मिशन पर थी, क्योंकि 4 दिन बाद भी टीम बच्चों तक नहीं पहुंच पाई थी। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इस मिशन में अपना सहयोग दिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बेल्जियम, चीन ने तो अपने सबसे बेस्ट केव डाइवर्स को भी भेज दिया था, जबकि अमेरिका ने भी रेस्क्यू स्पेशलिस्ट की टीम थाईलैंड के लिए रवाना कर दी थी। वहीं भारत ने टेक्निकल सपोर्ट भेजा, जो केव में मौजूद पानी को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा था। इस तरह करीब 17 देशों ने थाईलैंड को सपोर्ट किया। बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन फिर 8 दिन बाद भी मिशन में कोई कामयाबी नहीं मिली। अब मानिए, पेरेंट्स की तो हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बच्चों को बाहर निकाल कर ला पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। और 8 दिन तक कम ऑक्सीजन, बिना खाने और रोशनी के बिना जिंदा रह पाना ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। हर किसी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्या बच्चे जिंदा निकल पाएंगे? जवाब भले ही ना हो, लेकिन कोशिश अब भी जारी थी। और देखिए, कहते हैं ना, मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। यही इस केस में भी हुआ। इंसिडेंट के 9वें दिन सूरज की किरणें चारों तरफ फैल गईं और गुफा का पानी कम होने लगा। और पाइप्स एंड पंप की मदद से भी एंट्रेंस से करीब 700 मीटर के एरिया में पानी को बाहर निकालकर वाटर लेवल को कम किया गया, जिससे अब गुफा में जाना पहले से थोड़ा आसान लग रहा था। इसलिए थाई सरकार ने अब डाइवर्स को मिशन में तेजी लाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलते ही टीम ने गुफा के अंदर कुछ दूरी पर ही एक ऑपरेटिंग बेस को एस्टैब्लिश कर दिया, जिसे चेंबर 3 नाम से पुकारा गया। ये वो चेक पॉइंट था जहां टीम तैनात थी। और मौसम साफ होते ही डाइवर्स ने अंधेरी भरी गुफा में पानी में तैरना शुरू कर दिया और एक रस्सी को लेकर आगे बढ़ने लगे, ताकि उसके सहारे वापस लौट सके। इस गुफा में कई सुरंगें थी, इसलिए सब डाइवर्स ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाए रखा, ताकि कोई भी भटक ना पाए। टीम का मानना था कि बच्चे पानी से बचने के लिए किसी ऊंची जगह पर होंगे और पॉसिबल लोकेशन थी पटाया बीच। मुश्किलों को पार कर जब 2 डाइवर्स रिक और जॉन पटाया बीच पहुंचे तो वहां भी बच्चे नहीं मिले, जिससे उनकी हिम्मत अब टूटने लगी। इन सभी डाइवर्स के पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें लिमिटेड सप्लाई थी। अब क्योंकि रिक और जॉन बहुत आगे निकल आए थे, इसलिए उनके पास बहुत कम ऑक्सीजन बचा था। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और पटाया बीच से 400 मीटर निकल आए, जहां उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। इसलिए जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो उन्हें सामने सब बच्चे नजर आए जो अब तक जिंदा थे। यस, इन्हें देखते ही टीम में जोश भर गया और जल्दी से ये खबर बाहर भी पहुंच गई। ये सुनकर पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जबकि कुछ लोग उनके 10 दिन तक जिंदा रहने पर हैरानी जता रहे थे। लेकिन खुलासा हुआ कि उन बच्चों का लाइफ सेवर कोई और नहीं बल्कि उनके असिस्टेंट कोच इकापॉल थे, जो पहले एक बौद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे। इसलिए उन्हें हालातों पर काबू पाने का पूरा ज्ञान था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने बच्चों को न सिर्फ मेडिटेशन के जरिए खुद पर कंट्रोल करना सिखाया, बल्कि पेट भरने के लिए गुफा की दरारों से आ रहे पानी को भी पिलाया
और कम से कम मूवमेंट करने को कहा ताकि उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। यही वजह थी कि बच्चे अब तक जिंदा थे। इसके बाद बच्चों को मेडिकल हेल्प से लेकर खाना पानी सब कुछ ला कर दिया गया और लंबे वक्त के बाद बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। भले अब मिशन सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल फेज तो अब शुरू होने वाला था। जी हाँ, क्योंकि टीम के सामने दिक्कत यह थी कि बच्चों को पानी से भरी जो उबड़ खाबड़ भरी गुफा है उससे बाहर कैसे लाया जाए, क्योंकि 4 किलोमीटर तक का ये सफर एक्सपर्ट डाइवर्स के लिए ही बहुत मुश्किल था। ऐसे में जो नादान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो रास्ता कैसे पार करेंगे। इसके लिए बचाव की अलग अलग प्लानिंग बनानी शुरू की गई। पहला प्लान यह था कि बच्चों को 6 महीनों तक इसी केव में खाने पानी के साथ रखा जाए और जैसे ही मॉनसून खत्म होगा केव का पानी भी सूख जाएगा और फिर बच्चे आराम से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि अगले 3 महीनों तक मॉनसून रहने वाला था, जिससे खतरा और बढ़ सकता था। सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन भी 15 था जबकि वो 21 होना चाहिए था। इसी कम ऑक्सीजन में बच्चे मुश्किल से सिर्फ 1 महीने आई थिंक सरवाइव कर सकते थे। इसलिए इस प्लान को रिजेक्ट करके दूसरा प्लान बनाया गया, जिसके मुताबिक केव में एक टनल को ड्रिल करके बच्चों को बाहर निकालना था। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप माना गया क्योंकि गुफा में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जिसे ड्रिल करके बच्चों के लिए कोई एग्जिट पॉइंट बनाया जा सके। इस तरह कई सारे प्लान फेल हुए थे। एलॉन मस्क ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग सबमरीन बनाकर उनके जरिए केव से बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन डाइवर्स ने इस आइडिया को भी बेकार बताया क्योंकि ये केव उबड़ खाबड़ खाई नुमा स्ट्रक्चर में बनी थी। ऐसे में सबमरीन से बाहर निकालना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसके बाद सजेशन दिया गया कि वो बच्चों को डाइव कराकर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चे डाइविंग नहीं जानते थे। हर आइडिया यूजलेस साबित हो गया था क्योंकि भले ही टीम ने 120 मिलियन लीटर पानी निकाल दिया था, लेकिन अब भी केव के कई हिस्से जलमग्न थे, यानी कि पानी में डूबे हुए, और हिस्से की लंबाई चौड़ाई गहराई कहीं ज्यादा थी तो कहीं पे कम। इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्लानिंग बनाई जाने लगी और बच्चों को हर रोज डाइवर्स के जरिए खाना पानी और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। ऑक्सीजन सप्लाई का काम सामान गुआन कर रहे थे, पर 6 जुलाई को उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई और रास्ते में ही वो बेहोश हो गए। ये देखकर डाइवर ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस घटना के बाद सब लोग और ज्यादा घबरा गए क्योंकि अब ये मिशन काफी डेंजरस लग रहा था और बच्चों को जल्दी से बाहर निकालना बहुत जरूरी था। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब दिया ब्रिटिश डाइवर्स ने। उन्होंने सजेशन दिया कि वो बच्चों को बेहोश करके डाइव कराकर बाहर लाएंगे क्योंकि होश में बाहर निकालना बहुत इम्पॉसिबल टाइप था। अब इसी प्लान पर काम शुरू हुआ और डाइवर्स ने अपने चेहरों पर फुल सील्ड मास्क लगाया और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर केव के अंदर वो चले गए। उन्होंने रस्सी के जरिए आगे डाइविंग की। बच्चों के लिए हार्नर्स भी बनाए जिनके हैंडल्स डाइवर से अटैच किए गए थे। इस हार्नर से बच्चों को जोड़कर हैंडल्स के जरिए डाइवर्स उन्हें खींचकर बाहर लाने वाले थे। लेकिन बॉस, ये प्लान बहुत चैलेंजिंग होने वाला था क्योंकि बच्चे अगर रास्ते में मान लीजिए होश में आ जाते हैं तो वो पैनिक कर सकते थे, घबरा सकते थे। इसलिए उन्हें दोबारा बेहोश करने के लिए डाइवर्स के साथ डॉक्टर्स की भी जरूरत थी। हालांकि दोनों क्वालिटी एक इंसान में होना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिचर्ड हैरिस इस सोच पर बिल्कुल खरे उतरे, जो कि ऑस्ट्रेलियन डाइवर और डॉक्टर दोनों थे। इसलिए उन्हें प्लान में शामिल किया गया। लेकिन उनका कहना था कि इस मिशन में बच्चों के बचने की संभावना 0 है, जिससे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये टेंशन तब और ज्यादा बढ़ गई जब वेदर फोरकास्ट ने 10 जुलाई को जोरदार बारिश होने की पॉसिबिलिटी जताई। अब से टीम के पास 3 दिन थे, इसलिए 8 जुलाई को मिशन शुरू हुआ और टीम केव के अंदर पहुंच गई। रिचर्ड ने पहले ही बच्चों के हिसाब से इंजेक्शन बनाए हुए थे, इसलिए उन्होंने प्लान के मुताबिक 4 बच्चों को इंजेक्शन दिए और बाहर लाने की कोशिश शुरू हो गई। इन्हें आगे का सफर गाइड रूप के जरिए करना था क्योंकि गुफा में अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। हर बच्चे के साथ एक्सपर्ट डाइवर्स थे और बीच रास्तों में दूसरे एक्सपर्ट्स और सपोर्ट टीम तैनात थी। 4 डाइवर्स ने चारों बच्चों को खुद से बांधकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और चेंबर 3 तक पहुंचकर उन्हें वहां मौजूद टीम को सौंप दिया, जो फाइनली बच्चों को केव से बाहर निकालकर ले गए। और ये मंजर पूरी दुनिया लाइव रिकॉर्डिंग के थ्रू देख रही थी। लेकिन किसी को भी बेहोश बच्चों को देखने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया। पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया। इसलिए अगले दिन भी 4 बच्चों को इसी तरह बाहर लाया गया और 10 जुलाई को भी मिशन जारी रखा गया। लेकिन आज बारिश होने की संभावना थी, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी करना था। अब एक असिस्टेंट कोच और 4 बच्चों को इंजेक्शन दिया गया और उन्हें बाहर लाने लगे। लेकिन तभी एक डाइवर के हाथ से रस्सी छूट गई और उसने अंधेरे में गलत रस्सी पकड़ ली, जो उसे बाहर ले जाने के बजाय और अंदर ले गई। लेकिन जब कुछ दूर पहुंचने पर उसे रास्ता कुछ अलग सा लगा, तब उसने गलत रस्सी छोड़ दी और जैसे तैसे गाइड रूप के सहारे बाहर आ गया। इस तरह 18 दिन बाद 13 बच्चों को बाहर निकाला गया।
जबकि समान का स्टैचू बनाया गया जिनकी जान चली गई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और आज भी उनकी कुर्बानी को उन्होंने जो किया उसके लिए दुनिया उन्हें याद रखती है। ये स्टोरी कैसी आपको लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनना, जानना, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिपिंग टेल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।